Hello everyone, welcome back to my channel again. I hope you all are doing well in your life. तो आज हम सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करने वाले हैं. गाइस, हिंदी इंग्लिश में चलेगा वीडियो, क्योंकि अगर टेक्निकल लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी है या तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज ही चाहिए तो जाके बेयर एक्ट्स खोल के बैठ जाओ और अपनी बुक्स ले लो, क्योंकि उसको तुम पढ़ोगे तो उसमें टेक्निकल लैंग्वेज ही है. और वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ आ रही होगी जब भी तुम वीडियो पे आए हो. तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलेंगी. तो अगर हम बात करते हैं एडमिशन की, तो वो हमें समझना पड़ेगा. अगर किसी को नहीं पता है कि एडमिशन क्या है तो जाके सेक्शन 17 का वीडियो देख सकते हो आप. और यहाँ पे एटलीस्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार वर्ड आएगा एडमिशन एडमिशन. तो एडमिशन फिलहाल के लिए ये समझ लो लिमिटेड वे में कि वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कोई भी बंदा देता है किसी भी केस के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी सिचुएशन के अंडर कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसको हम एडमिशन मानेंगे. उन स्टेटमेंट्स को आप एडमिशन मानोगे. ओके. और एडमिशन को हिंदी में आपका बोलते हैं स्वीकृतियां. और एडमिशन के जो सेक्शंस है वो सेक्शन 17 टू सेक्शन 31 तक चलेगा. तो सेक्शन 17 जरूर देख लेना जाके, क्योंकि उसमें डिटेल में बताया गया है कि आपका एडमिशन क्या होता है. ओके. तो सेक्शन 18 की डिटेल्स में अगर हम जाएं तो वो स्टेटमेंट्स जो पार्टी करेगी, पार्टीज माने पार्टीज टू प्रोसीडिंग, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, ये तो पार्टी स्टेटमेंट्स दे रही हैं या फिर उनके एजेंट्स दे रहे हैं, और कोर्ट उनको वो स्टेटमेंट्स देने के लिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली परमिशन दे रहा है, तब वो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं तो वो एडमिशंस होंगे. ओके. तो एक्सप्रेसली को हिंदी में आप स्पष्ट रूप से बोलते हो और इम्प्लाइडली होगा आपका निहित रूप से. और जैसे आपका हिंदी का बेयर एक्ट बोलता है तो उसमें एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली को बोला गया है अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से. ओके. तो अगर कोई बंदा स्टेटमेंट दे रहा है और वो बंदा पार्टी टू सूट है, और या फिर उस पर सूट लाया जा रहा है या फिर सूट लाया जाएगा, लेकिन किस हैसियत से लाया जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की हैसियत से. अगर किसी बंदे पर सूट है या फिर वो पार्टी टू सूट है और वो पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है, तो उसका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा. कब तक नहीं होगा? जब तक कि वो उस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को होल्ड ना करता हो. ठीक है. अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है और वो चाहता है, या फिर ये है कि भाई उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो अगर तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जिसकी हैसियत से वो आया है या जिस पर सूट डिपेंड करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो होल्ड करता है, तो उसका स्टेटमेंट एडमिशन होगा. अन्यथा उसका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा. ओके. तो देखो भाई साहब, स्टेटमेंट्स जो कि हम एडमिशन मानेंगे तो वो दो लोगों के द्वारा दिए जाएंगे. वो दो लोग कौन हैं? पहले तो वो लोग हैं जिनको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, मतलब जिस पर वो सूट चल रहा है, उसका जो मुद्दा है उसकी वो पार्टी है और उसका उसमें इंटरेस्ट है मुद्दे में. ठीक है. हिंदी में बोलूं तो विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा. दूसरे वो लोग जिनसे पार्टी सूट अपना फायदा निकाल ले, यानी उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पहले वो लोग जिनका खुद का इंटरेस्ट है, दूसरे वो लोग जिनसे पार्टी टू सूट अपना मतलब निकलवा रही है. ओके. तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं उनकी जिनका खुद का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में. तो फर्स्ट पॉइंट आपका बात करता है पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, यानी ऐसे पर्सन्स के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स जिनका प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर में कोई प्रोप्राइटी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है. प्रोसीडिंग के प्रोप्राइटी बोला मैंने, प्रोप्राइटरी है. वैसे प्रोप्राइटरी मतलब सांपत्तिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंटरेस्ट, या फिर पेक्यूनरी यानी धन संबंधी मनी रिलेटेड इंटरेस्ट है. जो इस तरह के इंटरेस्टेड कैरेक्टर होंगे ना, उनके स्टेटमेंट्स एडमिशंस होंगे. ओके. अब आते हैं उन लोगों पे जिनसे इंटरेस्ट डिराइव्ड किया जाएगा. ऐसे पर्सन्स द्वारा किए गए स्टेटमेंट्स जिनसे सूट की पार्टीज
का सूट के सब्जेक्ट मैटर में अपना इंटरेस्ट डिराइव्ड हुआ हो तो वो एडमिशंस होंगे। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट जब वो दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट कंटिन्यूड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके इंटरेस्ट कंटिन्यू रहते हुए अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है तो भी उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन कहलाएगा, और तभी तो पार्टीज टू सूट अपना इंटरेस्ट निकाल सकती है ना उनसे। तो ये थे हमारे दो लोग। तो अगर हम बात करें, सपोज करो दो बंदे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनका ना तो कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, ना ही कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, एंड ना ही जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उससे कोई इंटरेस्ट डिराइव्ड किया जा सकता है। तो वो स्टेटमेंट को एडमिशन थोड़ी ना मानोगे, है ना, इस सेक्शन के अंडर। तो दो लोगों के स्टेटमेंट्स एडमिशन होंगे इस सेक्शन में। पहला जिनका खुद का मतलब है, दूसरा जिनसे मतलब निकाला जाएगा। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किन पर्सन्स के एडमिशंस रिलेवेंट होंगे? तो पहला पार्ट सेक्शन का कवर करता है आपके वो स्टेटमेंट्स जो कि पार्टीज टू सूट यानी प्लेंटिफ डिफेंडेंट, हिंदी में बोलूं तो वाद के पक्षकार द्वारा किए गए स्टेटमेंट्स, या फिर वो लोग जिनको पार्टीज लेकर आती है स्टेटमेंट देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल योर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एजेंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन की, तो सेकंड पार्ट आपका कवर करता है उन लोगों के स्टेटमेंट्स जो कि पार्टीज तो नहीं है, सूट की पार्टीज तो नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से पार्टीज की पोजीशन इफेक्ट हो रही है, तो उनके स्टेटमेंट्स रिलेवेंट होंगे। तो अगर हम बात करें पार्टीज टू सूट और प्रोसीडिंग वाले स्टेटमेंट की, तो कौन से स्टेटमेंट्स रिलेवेंट होंगे? तो पहले तो वो सारे स्टेटमेंट्स जो कि रिलेटेड होंगे फैक्ट्स से, सूट के रिगार्डिंग फैक्ट्स से, ओके। और वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं हमें फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिलेटेड कोई आइडिया दे रहे हों, या उन स्टेटमेंट से कोई अनुमान या सजेशन मिल रहा हो हमें, कि शॉर्ट में बोलूं तो वो स्टेटमेंट्स जिससे सूट के फैक्ट्स पता चले, या फिर स्टेटमेंट्स रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होंगे तो वो स्टेटमेंट्स रिलेवेंट होंगे। दूसरे वो रिटन स्टेटमेंट्स जो कि कोई पार्टी अपने पहले प्रोसीडिंग में कर चुकी है, तो वो इस यानी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रिलेवेंट मानेंगे। पहले प्रोसीडिंग यानी पहले कोई केस हुआ हो और उसमें रिटन स्टेटमेंट दी हो, तो वो स्टेटमेंट अगर बाद में कोई केस है और वो लगे कि वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकता है, तो वो रिटन स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ऐसे रिटन स्टेटमेंट पार्टी के अगेंस्ट एविडेंस होते हैं जो कि कोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंड कोर्ट उन रिटन स्टेटमेंट पर ट्रस्ट कर सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे एविडेंस पार्टी के खिलाफ पुख्ता सबूत के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी इस सेक्शन में पार्टीज टू सूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बात हो रही है। अब यार ये तो नहीं हो सकता कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक ही हो, कई बार बहुत सारे प्लेंटिफ होते हैं और बहुत सारे डिफेंडेंट होते हैं। तो ये एक्ट क्लियर नहीं करता कि वो स्टेटमेंट्स जो को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट एक दूसरे के अगेंस्ट देंगे या फिर एक दूसरे के खिलाफ देंगे, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होंगे या नहीं। तो ये एक्ट क्लियर नहीं करता है वो चीज। और इसी पार्ट में आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि हाँ, डिफेंडेंट का स्टेटमेंट उसके को डिफेंडेंट पर बाध्य नहीं होगा, यानी डिफेंडेंट का स्टेटमेंट अपने को डिफेंडेंट को बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो प्लेंटिफ दूसरे को डिफेंडेंट्स के मुंह से ही बुलवा लेगा कि भाई हाँ मैं सही हूं और ये सारे डिफेंडेंट्स गलत हैं, तो वो केस जीत जाएगा। तो ये तो सारे को डिफेंडेंट्स के लिए अनफेयर हो जाएगा ना। तो डिफेंडेंट अपने स्टेटमेंट के लिए खुद के इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड है एंड बाउंड है, उसका स्टेटमेंट सिर्फ खुद के लिए होना चाहिए, वो दूसरे को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट या फिर उनके लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा। तीसरा पॉइंट इस स्लाइड का ये बोल रहा है कि कोई भी एडमिशन जो विटनेस ने दिया है उसको हम उस पार्टी का एडमिशन नहीं मानेंगे जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है। तो अगर सपोज करो प्लेंटिफ अपना कोई विटनेस लेके आया है और वो विटनेस कोई एडमिशन दे रहा है, तो हम उस विटनेस का एडमिशन विटनेस का ही एडमिशन मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये विटनेस तो प्लेंटिफ ही लेके आया है तो इस विटनेस का स्टेटमेंट हम प्लेंटिफ का एडमिशन मान लेते हैं। विटनेस का एडमिशन अलग है, प्लेंटिफ का एडमिशन अलग है, ओके। तो आगे चलते हैं। अगर कोई पार्टी अपने एजेंट को स्टेटमेंट देने के लिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड करती है,
केस के सर्कमस्टांसेस के अंडर एजेंट का स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा एज एन एडमिशन। तो एजेंट के पास एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए स्टेटमेंट देने के लिए, तभी उसका स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। अगर सपोज करो जो पार्टी का एजेंट वो है, उस पार्टी ने उसको ना तो एक्सप्रेसली बोला है ना इम्प्लाइडली बोला है कि भाई तुम स्टेटमेंट दो, तो उसका स्टेटमेंट ना तो एडमिशन होगा, वो स्टेटमेंट दे भी नहीं सकता है। अगर मोटा मोटा बोलूं तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए उसकी पार्टी की, ताकि वो एडमिशन या स्टेटमेंट अपना दे सके। अगर लॉ ऑफ एजेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो अगर किसी एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी के दौरान कोई स्टेटमेंट किया है तो वो स्टेटमेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडमिशन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल कहता है आपका कि एक रेलवे कंपनी का स्टेशन मास्टर है, उसने रेलवे स्टेशन से सामान चोरी होने की पुलिस रिपोर्ट करा दी और उसने उसमें उस कुली का नाम भी दे दिया जो कि गायब था और जिस पर उसे शक था कि भाई इसने सामान चुराया होगा, मतलब उसके हिसाब से वो सस्पेक्ट था। तो इसे रेलवे कंपनी के अगेंस्ट एडमिशन माना गया। स्टेशन मास्टर एजेंट था रेलवे कंपनी का, प्लस स्टेशन मास्टर को अथॉरिटी थी कि वो चोरी की रिपोर्ट करा सकता है पुलिस में, एंड सस्पेक्ट पर पुलिस का ध्यान उसी ने ही आकर्षित किया था, तो उसकी अथॉरिटी भी उसके पास थी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका रेलवे कंपनी हो गई, एजेंट आपका स्टेशन मास्टर हो गया, और जब वो स्टेशन मास्टर अपना काम कर रहा था उसी दौरान उसने पुलिस रिपोर्ट करी, तो मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने पुलिस रिपोर्ट करी, तो इसको जो स्टेशन मास्टर का स्टेटमेंट था उसको एडमिशन माना जाएगा रेलवे कंपनी के अगेंस्ट। एक बात और ध्यान रखना, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच की कम्युनिकेशन यानी बातों को हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे और वो एडमिशन नहीं होंगी। अब सपोज करो कोई आप नॉर्मल बात कर रहे हो अपने कलीग से, जैसे एजेंट प्रिंसिपल के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको आप एडमिशन नहीं मानोगे। अगर हम बात करें लॉयर के पोजीशन की, तो अगर लॉयर का क्लाइंट उसे इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली परमिशन देता है या अथॉरिटी देता है, तब तो लॉयर का स्टेटमेंट उसके क्लाइंट के अगेंस्ट एडमिशन होगा। लेकिन अगर क्लाइंट ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं देता है लॉयर को, तो लॉयर का स्टेटमेंट ना तो एडमिशन होगा, ना ही आर्ग्यूमेंट के दौरान ऐसा स्टेटमेंट जो कि लॉयर देगा क्लाइंट के अगेंस्ट कोई एविडेंस या तो कंस्टिट्यूट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर तो क्लाइंट उसको अथॉरिटी देता है कि हाँ भाई ये लॉयर मेरी जगह स्टेटमेंट दे सकता है, तब तो उसका स्टेटमेंट हम वैलिड मानेंगे, एडमिशन मान सकते हैं। लेकिन सपोज करो उसके क्लाइंट ने कोई परमिशन नहीं दी है, उसको ना तो इम्प्लाइडली ना एक्सप्रेसली बोला है कि भाई तुम स्टेटमेंट दो, तो उस दौरान उसका स्टेटमेंट ना तो एडमिशन कहलाएगा और ना ही आर्ग्यूमेंट्स के दौरान उसके क्लाइंट के अगेंस्ट आपका एविडेंस कंस्टिट्यूट कर पाएगा। एंड लॉयर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो अपने क्लाइंट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे सके अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अथॉरिटी दे रहा है स्टेटमेंट देने की। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कौन होते हैं? तो मैंने आपको पहले रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आया था हमारे पास इसी सेक्शन में, तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आपके ट्रस्टीज हो सकते हैं, संरक्षक, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट एस्टेट यानी एक दिवालिये की संपत्ति का समनुदेशिती, और एग्जीक्यूटर निष्पादक, एग्जीक्यूटर ऑफ विल यानी वसीयत का निष्पादक, मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, और एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी प्रशासक, व्यवस्थापक भी कह सकते हो, प्रबंधक या ऑर्गेनाइजर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के। अगर कोई पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है ऐसा कोई कैरेक्टर होल्ड नहीं करता है उस टाइम पर, तो उसका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा। एंड अगर पोजीशन होल्ड करता है तो उसका स्टेटमेंट एडमिशन होगा। माने अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रही है और सपोज करो कोई बंदा वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड करता है, तो उस टाइम पे उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन मानेंगे। अगर कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं होल्ड कर रहा है, मतलब वो ट्रस्टी नहीं है, वो एग्जीक्यूटर नहीं है, या फिर पहले था पर अब नहीं है, तो उसका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा। तो बात करें थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट्स की,
तो थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट उन लोगों के स्टेटमेंट होंगे जो कि सूट की पार्टीज तो नहीं है, लेकिन उनका सब्जेक्ट मैटर में या तो प्रोप्राइटरी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो उनके स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज करो कोई कंसाइनमेंट है और मालवाहक यानी कैरियर सामान लेके गया है, कंसाइनर ने अपनी तरफ से सामान भेज दिया, ठीक, ऑब्वियसली ट्रक में भेजा होगा, तो ट्रक जो चला रहा था, कंसाइनी ने उस पर केस कर दिया कि इस बंदे की वजह से मेरा माल खो गया। तो जो कंसाइनर है जिसने माल भेजा, तो उसका स्टेटमेंट कि भाई माल सही प्रॉपरली संग्रहित किया गया था और उसे प्रॉपरली भेजा गया है, तो वो कंसाइनी के अगेंस्ट एक प्रॉपर स्टेटमेंट है और उसको स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट मानेंगे। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या हुई, देखो कंसाइनी ने जो कैरियर था, जो कि सामान लेके जा रहा था या जिसके पास सामान था बेसिकली, उसको स्यू किया, ठीक है, कैरियर को, मालवाहक को। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो कंसाइनी ने तुम्हारा कैरियर को स्यू किया, लेकिन कंसाइनर यहाँ थर्ड पार्टी आ गया, क्योंकि जो कंसाइनर था उसका भी तो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट था ना, प्रोप्राइटरी और या फिर पेक्यूनरी। प्रोप्राइटरी उसके गुड्स थे और पेक्यूनरी उस गुड्स के उसको पैसे मिले होंगे या मिलने वाले होंगे, तो उसका इंटरेस्ट था, तो वो थर्ड पार्टी तो थी, पर उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें प्रेडिसेसर इन टाइटल की, तो ये हम पहले कर चुके हैं, बस नाम यहाँ मिला है हमें। इस सेक्शन के दूसरे वाले लोग जिनसे पार्टी टू सूट अपने मतलब निकलवाता है, तो वो बंदे जिनसे मतलब यानी इंटरेस्ट डिराइव होता है, उसे बोलते हैं हम प्रेडिसेसर इन टाइटल, यानी पूर्ववर्ती इन टाइटल। अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, कब, जब वो टाइटल है उसके पास, तो उस पर्सन का स्टेटमेंट पार्टी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा जिसने उनसे उस प्रॉपर्टी का टाइटल लिया है। टेंशन मत लो, नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएगा। ये कैटेगरी फॉर्मर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को इंक्लूड करती है एंड उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को भी रेलेवेंट मानेंगे हम, क्योंकि ऑब्वियसली उसी से तो प्रेजेंट ओनर को बचाया जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस ओनर का स्टेटमेंट प्रेजेंट ओनर के लिए फायदेमंद होगा, मतलब रेलेवेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि किसी प्रॉपर्टी की टेनेंसी को लेकर, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी की किराएदारी का क्वेश्चन अगर है, तो प्रॉपर्टी का फॉर्मर ओनर यानी पूर्व मालिक उसकी टेनेंसी के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट देता है केस के अंडर, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट मानेंगे। तो या फिर कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें टेनेंसी क्वेश्चन में है, उसमें फॉर्मर ओनर का स्टेटमेंट टेनेंसी के रिगार्डिंग रेलेवेंट होगा। सपोज करो एक्स वाई जेड तीन बंदे हैं और एक्स किराएदार है वाई का, मतलब किराएदार था, वाई जो है फॉर्मर ओनर है। फॉर्मर ओनर ने एक्स को किराएदारी दी अपनी प्रॉपर्टी में रहने के लिए और उसको बोला कि भाई तू 2-3 साल के लिए रह ले, और 2-3 साल में एक्स किराएदार था। फिर वाई ने जेड को वो प्रॉपर्टी दे दी, तो जेड ने एक्स को बोला कि भाई तू तो यहाँ पे फालतू में रह रहा है और तेरी यहाँ किराएदारी बनती नहीं है, तू यहाँ पे टेनेंट नहीं है, और वो चला जाता है कोर्ट में कि एक्स ने तो कब्जा कर रखा है। एक्स बोलता है कि नहीं भाई मैं तो 2-3 साल से ऑलरेडी रह रहा हूँ इस जगह पे। तो वाई का स्टेटमेंट कि हाँ एक्स सच बोल रहा है कि भाई हाँ वो टेनेंट है और मैंने ही उसको एज अ किराएदार रखा हुआ है वहां पे, तो वाई का स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। इन शॉर्ट फॉर्मर ओनर का स्टेटमेंट रेलेवेंट मानेंगे हम किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट ओनर का तो स्टेटमेंट है ही वैलिड, पर हम फॉर्मर ओनर के स्टेटमेंट को भी वैलिडेशन देते हैं। तो अब बात करते हैं कि जहां बहुत सारे लोग जॉइंटली किसी एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हों, तो क्वेश्चन ये था कि क्या उस प्रॉपर्टी को मीटर एंड बाउंड्स द्वारा पार्टीशन्ड यानी विभाजित किया गया था, तो ये क्वेश्चन था। एंड उनमें से कुछ के स्टेटमेंट्स उनकी ट्रांसफर डीड यानी हस्तांतरण कार्यों के स्टेटमेंट्स रिलेवेंट थे। कोर्ट ने बोला जहां कई पर्सन्स जॉइंटली इंटरेस्टेड होते हैं सूट के सब्जेक्ट मैटर में, तो जनरल रूल ये है कि उन लोगों में से किसी एक का एडमिशन खुद यानी अपने स्वयं
एंड अदर फेलोज, जो उसके साथी हैं, उसके अगेंस्ट सफिशिएंट है, चाहे वो सारे जॉइंटली सूट कर रहे हो या अलग अलग सूट कर रहे हो या उनमें से एक या एक से ज्यादा के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जा रही हो, लेकिन एडमिशन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, डिस्प्यूट के सब्जेक्ट मैटर से। एंड डिक्लेरेंट यानी घोषणाकर्ता द्वारा जॉइंटली इंटरेस्टेड होना चाहिए उस पार्टी के साथ जिसके अगेंस्ट एविडेंस दिया जा रहा है। अब सपोज करो अगर कोई ऐसा बंदा अपना स्टेटमेंट दे रहा है जिसका जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट ओनर के अगेंस्ट एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो गाइज ये था आपका सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आई थिंक मैंने जस्टिफिकेशन किया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।